क्योंकि जो मौजूदा सांसद हैं उनसे उनके पार्टी के कार्यकर्ता छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ता तक खुश नहीं है, आम जनता तो दूर की बात है। तो इसीलिए हम लोगों का पहला यही है कि हम लोग महागठबंधन के अंदर ही रहकर चुनाव लड़ेंगे और मास्टर मुजाहिद साहब को ही यहाँ का टिकट मिलेगा। देखिए, सीमांचल में पहले सिर्फ एक ही नेता आज तक पैदा हुआ, जो मरहूम जनाब तस्लीमुद्दीन साहब। उनके बाद आज तक एक भी नेता हमने ऐसा नहीं देखा जो एक चौकीदार तक का ट्रांसफ़र कर सके। 2024 हमारे सामने में होगा और हमें एक मौका मिलेगा कि सांसद के रूप में हम किसी न किसी चेहरे को चयनित करें। कौन लोग लड़ेंगे, कौन लोग नहीं लड़ेंगे, इसके लिए अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आप किन को लेकर कुछ सोचते हैं? कौन सा ऐसा सीमांचल में किशनगंज में ऐसा लीडर है, अगर वो बनते तो ज़्यादा बेहतर होता और क्यों बेहतर होता? लेकिन अभी मेरे नज़र में सिर्फ इकलौता एक मास्टर मुजाहिद साहब ही हैं जो अपना क्षेत्र हो या किसी भी क्षेत्र का हो, सभी लोगों का कॉल खुद से रिसीव करके जहां तक हो पूरी कोशिश करते हैं कि उनके जो भी काम हो समाधान करने का। जब मान लेते हैं किसी कारणवश मास्टर साहब चुनाव नहीं लड़ते हैं, तब उस परिस्थिति में जो मौजूदा सांसद है वो बेहतर होंगे या अख्तुल ईमान बेहतर होंगे? मैं चाहूँगा कि अगर मुनासिब समझे तो इस पर कुछ जवाब दिया जाए। लेकिन ये गलत है, उनको वहाँ पर विरोध करना चाहिए था, क्योंकि यहीं के वोटर जो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन्हीं के वोट से वो विधान पार्षद बने हैं। और प्रतिनिधियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हमें बार बार बांग्लादेशी घुसपैठियों से संबोधित किया जा रहा है। अगर कोई बांग्लादेशी है तो सरकार उनकी है, डिफेंस उनके हैं, गृह मंत्रालय उनके पास है, वो चिन्हित करे और ऐसे लोगों को बाहर निकाला जाए, लेकिन इस तरह से बार बार हमें अपमानित तो ना किया जाए। सलाम आदाब, मैं रमीज़ रेज़ा, आप देख रहे हैं KTV लाइव। हम मौजूद हैं बहादुरगंज के अली हसन चौक में। हमारे साथ यूथ आइकॉन, युवाओं का पसंदीदा चेहरा, बहुत ही कम समय में राजनीति में अपना एक अलग कीर्तिमान स्थापित करने वाले वार्ड पार्षद प्रतिनिधि प्रिंस आजम साहब हमारे बीच मौजूद है। उन्हीं से हम आपको रूबरू करवाएंगे और बहुत सारी राजनीतिक, सामाजिक और क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका KTV लाइव में हम खैर मकदम करते हैं। जी, आपके चैनल का और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझ नाचीज़ को इस काबिल समझा जो आप लोग आए हैं। बहुत सारी बातें जिस पर होनी है, लेकिन हमारी नज़र इस जाम पर जा रही है जो हम यहाँ पर अली हसन चौक में है और यहाँ से लेकर ये जाम झांसी रानी चौक तक है और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, यहाँ से साफ देख पा रही है। और ये एक दिन की बात नहीं है, नगर चेयरमैन ने भी जब का चुनाव हुआ था तो उन्होंने कहा था कि इस जाम को हटाना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। विधायक ने भी जब चुनाव लड़ा तो उन्होंने भी कहा था कि इस जाम को हटाना मेरी प्राथमिकता। अगर आपका घर है, मैं सोचता आपको रोज़ जूझना पड़ता होगा, क्या कुछ कभी कोई प्रयास नहीं किया गया? ये जाम देख के मेरे दिमाग में पहले ही आया था कि आप ये सवाल कीजिएगा, उसका हम जवाब भी निकाल के तैयार रखे हैं। ये हम लोग देखिए अनुमंडल पदाधिकारी को रूट डाइवर्ट के लिए चिट्ठी भी लिखे हैं, ये चिट्ठी भी है। रूट डाइवर्ट के लिए हम लोग SDO साहब को लिखे हैं और SDO साहब ने DTO साहब को ट्रांसफ़र किया है। SDO से अप्रूवल हो गया है, DTO के पास मामला अटका हुआ है और DTO साहब का कहना है कि अभी थोड़ा हमको टाइम दीजिए, हम कमेटी से इसको प्रस्ताव लेके पारित करेंगे, उसके बाद ही रूट डाइवर्ट का हम आपको परमिशन देंगे, तभी ये नो एंट्री होगा। हम लोग सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक नो एंट्री का यहाँ से डिमांड हम लोग भेज चुके हैं। बहादुरगंज अस्पताल को लेकर भी गहमा-गहमी का माहौल चल रहा है। आपका जो नगर चेयरमैन प्रतिनिधि वो खुलकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। जो पार्क गेट उसे बंद कर दिया गया है और ये आरोप लगाया जा रहा है कि मंत्री जी के रिश्तेदार लोग वहाँ पर है, बहाल है, इस वजह से ये सारी चीज़ें चल रहा है। आपको क्या लगता है, सच्चाई क्या है? देखिए, ज़मीनी आप पेपर में जाइएगा तो इसका हॉस्पिटल का सिर्फ 19 डिसमिल ज़मीन है, जो कि पुराना हॉस्पिटल जो बना हुआ था सिर्फ उतना ही हॉस्पिटल के नाम से है, बाकी सारा ज़मीन जिला परिषद के अंदर आता है। और हाईकोर्ट का एक जजमेंट है धारा 100 के अंतर्गत, वो नगर परिषद का, ये जिला परिषद का जो भी ज़मीन है वो नगर को हस्तांतरित किया गया है, तो उसका मालिक अभी नगर पंचायत है। लेकिन हॉस्पिटल का मामला था तो हमारे पूर्व चेयरमैन मुस्तफ़ा साहब उस टाइम पब्लिक के हित में उनको बनाने का मौखिक अनुमति दी है, लेकिन लिखित अनुमति हॉस्पिटल के पास भी नहीं है, तो वो बिल्डिंग भी इल्लीगल है। लेकिन हम लोग उसमें कोई आपत्ति नहीं कर रहे हैं। हम लोगों का मांग सिर्फ एक ही है कि हम लोगों का जो पार्क का एक मेन गेट है वो गेट हॉस्पिटल बनने से पहले था, लेकिन हॉस्पिटल बनने के बाद वो लोग वहाँ पे जनरेटर लगा के पार्क का मेन गेट को बंद कर दिया गया है और ये पार्क लगभग 7-8 साल से बंद पड़ा था। इस बार वसीकुर रहमान साहब चेयरमैन बनने के बाद अभी पार्क का आप जाके देख लीजिएगा, बच्चों को खेलने के लिए बहुत सारा सामान भी लगवाए हैं, ओपन जिम है, वृद्धाश्रम भी चालू किया गया है। सिर्फ गेट के कारण अभी तक पार्क को खोला नहीं गया है।
हाँ, जैसे कि आप बहादुरगंज के आप लोग रहनुमाई करते हैं नगर का, और नगर के आप लोग लीडरों में जाने जाते हैं, और कुछ पहली दफ़ा नहीं है कोई भी छोटी से बड़ी कोई घटना हो जिसमें प्रिंस आजम की संलिप्तता ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं यहाँ पर आपके सामने में हूँ और मैं ऑन द कैमरा अगर बहादुरगंज के तमाम तर जनता वोटर है उन्हें गाली दूँ, उन्हें अभद्रता बात बोलूँ, आपको कैसा लगेगा? पब्लिक को गाली देना तो बहुत ये गलत बात है। ये आपको लगेगा कैसा? मुझे बहुत बुरा लगेगा भाई। बुरा लगेगा। इसी तरह से विधान पार्षद दिलीप जायसवाल के सामने में बैठकर केंद्रीय मंत्री आते हैं और वो कहते हैं कि यहाँ पर जितने लोग हैं बांग्लादेशी है, बांग्लादेश से यहाँ पर आए हैं, लेकिन दिलीप जायसवाल साहब को बुरा नहीं लगता है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये मामला कल का है, शायद कल सोशल मीडिया में देखे थे कि केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री हैं वो, जो आए थे कल विधान पार्षद जी के सामने में, यहाँ पे लोगों को बांग्लादेशी बोल के गए, तो उनको वहाँ पे कटाक्ष करना था, लेकिन वो पार्टी के समझ लीजिए यहाँ पे ये है, वो क्या कहते हैं, कोषाध्यक्ष हैं, तो पार्टी के नाते वो शायद चुप रहे, लेकिन ये गलत है, उनको वहाँ पे विरोध करना चाहिए था, क्योंकि यहीं के वोटर जो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन्हीं के वोट से वो विधान पार्षद बने हैं। तो ये गाली समझ लीजिए उनके सारे वोटर जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको दिया गया और वो चुपचाप रहें, तो इसमें सारे जनप्रतिनिधियों को आगे आना चाहिए। जी, एक अच्छी बात आपके द्वारा निकला, कोई पहला व्यक्ति है जिन्होंने ये इस बात को स्वीकार किया कि तमाम तर जनप्रतिनिधियों को आगे आना चाहिए, और इसी के लिए आपकी एक अलग छवि भी है। अगर राजनीतिक दृष्टिकोण की बात करें तो बहुत ऐसे कम प्रतिनिधि होते हैं जिनके हम लोग तारीफ़ करते हैं, लेकिन अगर आज आपके सामने में है, ऐसे नहीं, मैंने आपके पीछे भी आपकी तारीफ़ें होती हैं, चूँकि आप एक अलग तरीके के लिए जाने जाते हैं, सच्चाई को बयां करते हैं। और प्रतिनिधियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हमें बार बार बांग्लादेशी घुसपैठियों से संबोधित किया जा रहा है। अगर कोई बांग्लादेशी है तो सरकार उनकी है, डिफेंस उनके हैं, गृह मंत्रालय उनके पास है, वो चिन्हित करे और ऐसे लोगों को बाहर निकाला जाए, लेकिन इस तरह से बार बार हमें अपमानित तो ना किया जाए। देखिए, वो लोग को अच्छे से पता है कि आप जैसे बताएं कि सारा सिस्टम उन्हीं के हाथ में है, चाहे BSF हो या बॉर्डर एरिया है, सारा चीज़ उनके पास है, चाहे गृह मंत्रालय उनके पास है, वो चिन्हित करके ऐसे लोगों को निकाल भी सकते हैं। लेकिन वो लोग भी जानते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो लोग एक मुद्दा बना रहे हैं। आने वाले लोकसभा में वो किसंज को टारगेट कर रहे हैं कि यहाँ पे जो गंगा जमुनी तहजीब है, जो हिंदू मुसलमान मिल के रह रहे हैं, उनके बीच एक मुद्दा बनाकर यहाँ के लोगों को भड़काकर भाजपा को ये सीट जाए, इसलिए ये लोग एक मुद्दा खड़ा कर रहे हैं। हम 2024 के सवालों में आना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा चाहेंगे कि माहौल को थोड़ा सा हंसी के महफिल में ले जाया जाए, चूँकि काफ़ी बहुत सारे युवा होंगे जो आपको फॉलो करते हैं। बहुत कम समय हुआ है कि आप शादी के बंधन में बंध गए हैं, तो हम चाहेंगे थोड़ा सा जो पहले की लाइफ थी जब आप शादी नहीं किए थे और अभी का लाइफ है जो शादीशुदा है, तो उन युवाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहिए जो शादी नहीं किए हैं? क्या उन्हें कर लेना चाहिए या फिर नहीं किए ही तो ठीक है? देखिए, शादी तो सबको करना चाहिए, सुन्नत भी है, लेकिन मेरा लेट हो गया शादी में, तो शादी तो सबको करना चाहिए भाई, एक जिम्मेवारी होता है। तो खैर मुझे फ़र्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि मैं पहले भी 5 साल से वार्ड को चला रहा था, तो मैं पहले भी मुझे ऐसा ही लग रहा था कि मैं शादीशुदा ही हूँ, क्योंकि जितने भी वार्ड में जितने भी लोग थे, जितने भी बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सब कोई मेरे बाप चचा माँ के समान हैं। जितने बच्चे हैं तो अपना ही बच्चा समझ के सबके हर चीज़ में खड़े रहते थे, तो इसलिए कभी ये चीज़ फील नहीं हुआ कि शादी के बाद या शादी से पहले कोई बंधन होता है। 2024 हमारे सामने में होगा और हमें एक मौका मिलेगा कि सांसद के रूप में हम किसी न किसी चेहरे को चयनित करें। कौन लोग लड़ेंगे, कौन लोग नहीं लड़ेंगे, इसके लिए अभी इंतज़ार करना पड़ेगा, चूँकि वो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होता। लेकिन ये प्रिंस आजम का अगर हम राय लेना चाहेंगे तो आप किन को लेकर कुछ सोचते हैं? कौन सा ऐसा सीमांचल में किशनगंज में ऐसा लीडर है, अगर वो बनते तो ज़्यादा बेहतर होता और क्यों बेहतर होता? देखिए, सीमांचल में पहले सिर्फ एक ही नेता आज तक पैदा हुआ, जो मरहूम जनाब तस्लीमुद्दीन साहब। उनके बाद आज तक एक भी नेता हमने ऐसा नहीं देखा जो एक चौकीदार तक का ट्रांसफ़र कर सके गलत काम पे, या पब्लिक के हर जगह पे बिना किसी स्वार्थ के लोगों के काम आए। लेकिन अभी मेरे नज़र में सिर्फ एकलौता एक मास्टर मुजाहिद साहब ही हैं, जो अपना क्षेत्र हो या किसी भी क्षेत्र का हो, सभी लोगों का कॉल खुद से रिसीव करके जहाँ तक हो पूरी कोशिश करते हैं कि उनके जो भी काम हो समाधान करने का। तो मेरे नज़र में मास्टर मुजाहिद साहब ही बेहतर विकल्प हैं सांसद के लिए।
आपके नज़र में बेहतर विकल्प है, लेकिन मामला टिकट में अगर फंसता है, उलझता है और ऐसा होता है, भाई मान के चलते हैं, और पहले ही हम कह रहे हैं कि होगा क्या इसकी इल्म ना तो मुझे है ना तो आपको है। कुछ बातें वक्त के घर में होते हैं और उसके लिए वक्त का इंतज़ार करना ही मुनासिब होता है। लेकिन मान कर चलते हैं, जैसे मैथ में ABCD XYZ मान के चला जाता है, उस तरह XYZ मान लेते हैं, किसी कारणवश मास्टर साहब चुनाव नहीं लड़ते हैं, तब उस परिस्थिति में जो मौजूदा सांसद है वो बेहतर होंगे या अख्तुल ईमान बेहतर होंगे? मैं चाहूँगा कि अगर मुनासिब समझे तो इस पर कोई जवाब दिया जाए। देखिए, मास्टर साहब चुनाव नहीं लड़ेंगे ये बात तो अभी हम लोग सोचे ही नहीं है। अभी तो हम लोग यही सोचे हैं कि हम लोग हर हाल में चुनाव लड़ेंगे, और जहाँ पहली कोशिश हम लोगों की यही है कि हम लोग महागठबंधन से ही चुनाव लड़ें, क्योंकि जो मौजूदा सांसद हैं उनसे उनके पार्टी के कार्यकर्ता, छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ता तक खुश नहीं है, आम जनता तो दूर की बात है। तो इसीलिए हम लोगों का पहला यही है कि हम लोग महागठबंधन के अंदर ही रहकर चुनाव लड़ेंगे और मास्टर मुजाहिद साहब को ही यहाँ का टिकट मिलेगा। अब वायदे में मान के चलते हैं, अगर नहीं लड़ते हैं तो अगर टिकट नहीं मिलता है तो हम लोग निर्दलीय लड़ेंगे, क्योंकि उनका जो किशनगंज में उनका अपना एक अलग छवि है। यहाँ पे महागठबंधन, कांग्रेस या जदयू के नाम पे उनको वोट नहीं है, यहाँ पे मास्टर मुजाहिद आलम के नाम पे उनको वोट मिलेगा। दिस दैट वाले कोई बात है ही नहीं, हम लोग लड़ेंगे। अगर टिकट नहीं मिलता है तो निर्दलीय भी प्रयास किया जाएगा, हालांकि होगा क्या, वक्त के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। क्या लगता है अगर निर्दलीय आते हैं वो, क्या लगता है कि इतना बड़ा क्षेत्र है, बहुत जिला, बहुत बड़ी आबादी में चुनाव लड़ना होता है, लगता है कि निर्दलीय आकर के कुछ कर पाएंगे मास्टर साहब? बिल्कुल कर पाएंगे। 5 साल नहीं, 10-15 साल से वो लोकसभा क्षेत्र के सभी लोगों का काम किए हैं, तो चुनाव के टाइम में सभी लोग मास्टर मुजाहिद बन के उनके लिए काम करेंगे। हमेशा तो वही लोगों के लिए करते आए हैं। चुनाव के समय में मैं भी सब लोगों से यही अपील करूंगा कि आप लोग उस टाइम मास्टर मुजाहिद बनकर उनका साथ दें और अपना अपना एरिया संभाल के उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिलाएं। 2024 से थोड़ा हम हटना चाहेंगे, चूँकि आप जिस वार्ड का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और पहली दफ़ा नहीं है, कई मैं समझता हूँ दूसरी बार आप जीते हैं, और बेशक आप युवाओं के चेहते हैं, लेकिन आपके वार्ड में खास करके मुझे बार बार आना पड़ता है, और जो मैं यहाँ से गुजर के जाता हूँ तो इस नाला की स्थिति साल भर से मैं देख रहा हूँ कि कहीं ढक्कन नहीं है तो कहीं टूटे हुए। इसके बगल से अगर आप जाएंगे तो रोड को 3 बार बनाया गया, लेकिन फिर कल जो मैंने किया कि फिर वो रोड की हालत ख़राब हो गई है। तो उस पर नहीं, जब यूँ अंदर हम जाएंगे तो अंदर जा कर के वहाँ जब जाएंगे अच्छा हाँ, उसके बगल में एक घर जो बनाया गया है तो पूरे रोड में वो बना दिया गया, जबकि म्यूनिसिपैलिटी में ऐसा नहीं होता है, रोड की जगह को छोड़ना पड़ता है, जबकि आपका यहाँ घर है। क्या इन सारी चीज़ों पर कभी आप नज़र नहीं रखते? देखिए, वो ज़मीन जो है खाता का है, वो ज़मीन कोई सर्वे रोड नहीं है, तो वो खाता का ज़मीन जब हम लोगों को, वहाँ के लोगों को परेशानी होने लगा तो सभी लोगों को लेकर एक बैठक किया गया, जिसमें जो भी हो थोड़ा बहुत सब कोई चंदा देकर एक मुआवजा दिया गया सभी लोगों को। तो 8 फीट वहाँ के लोगों से, समझ लीजिए जबरन कहिए, प्रेशर देके हो या प्यार से हो, एक ज़मीन लेके वो रास्ता निकाला गया। वो रास्ता सर्वे में नहीं है, तो उसी लिए हम लोग वहाँ पे 8 फीट की जगह लगभग 10 फीट के आसपास कर दिए थे। तो बाद में वो घर बनाए तो अपना वो सीढ़ी बाहर निकाल दिए कि मैंने 8 फीट का वादा किया था, मैं 8 फीट ही दूंगा, तो इसीलिए हम लोग उनको रोक भी नहीं पाए। चुनाव के समय एक आकलन किया जा रहा था कि वार्ड पार्षद पे तो चुनाव से पहले ही आपके बारे में कहा जा रहा था कि आपकी जीत फाइनल है, और खुलकर लोग लिख रहे थे, और एक पहले कैंडिडेट थे आपकी बहादुरगंज के अलावा पूरे ज़िले से लोग आपको सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन एक बात वहाँ निकल के आ रही थी कि अगर आप उप चेयरमैन का चुनाव लड़ते तो उसमें भी आप सीट को निकाल सकते थे, ऐसा लोगों के द्वारा अनुमान लगाया जा रहा था। क्या इस बार कुछ बड़े पद पर चुनाव लड़ने की तैयारी होगी, या फिर जिसमें है उसी में खुश हैं आप? नहीं, मैं तो इस बार उप चेयरमैन का तैयारी सच बात है कि कर रहा था, लेकिन आरक्षण की वजह से मैं नहीं लड़ पाया। लेकिन इस बार नॉमिनेशन के दिन ही मैंने घोषणा कर दिया था कि 8 नंबर वार्ड से वार्ड पार्षद के लिए ये मेरा आखिरी नॉमिनेशन है। मैं और वार्ड पार्षद पे चुनाव नहीं लड़ूंगा अपने वार्ड से, बाकी आगे देखा जाएगा। अगर परिस्थितियाँ, हाँ, अगर पब्लिक के दिल में प्यार, यही प्यार बरकरार रहा तो इंशाल्लाह आगे के लिए सोचूंगा, लेकिन वार्ड पार्षद और अपने वार्ड से नहीं लड़ूंगा। नगर की अगर हम बात करें तो नगर गाँव से अलग होता है, और नगर को फंड भी काफ़ी दिया जाता है पंचायतों का मुकाबले। लेकिन बहादुरगंज के जो चुनाव के समय बड़ी बड़ी बातें, सारी चीज़ें की जाती है, लेकिन आज भी किसी भी सार्वजनिक जगह पर शौचालय नहीं है, कहीं भी शुद्ध पेयजल की नगर की तरफ से व्यवस्था नहीं की गई है, साफ़ सफाई का भी उतना पुख्ता इंतज़ाम नहीं है जितना कि होना चाहिए। आपके नगर चेयरमैन द्वारा कहा गया था कि नगर पंचायत को नरक पंचायत नहीं बल्कि एक सुंदर नगर पंचायत के रूप में हम उसको विकसित करेंगे, जिसकी तारीफ़ है, जिसकी सराहना होगी। क्या लगता है आपको, कुछ हो पा रहा है, कुछ हुआ है?
देखिए बाकी पूरे नगर का तो नहीं पता, मैं अपने वार्ड के बारे में बता दूं। बाज़ार में जामा मस्जिद जो है बाज़ार में, वहाँ पे मेरा इलेक्शन जैसे ही ख़त्म हुआ था, पिछले रीज़न की बात कर रहा हूँ, उसके 6 महीने के अंदर एक देख लीजिएगा, वहाँ पे कोलकाता की एक NGO से बात करके वहाँ पे एक शौचालय बना हुआ है। बहुत कम लोगों को पता है क्योंकि रास्ता की बहुत तंगी है वहाँ पे। तो वहाँ पे एक सुविधा पूरे नगर में इकलौता शौचालय मैंने बहुत अपने प्रयास से कोशिश बनवाया है। आप लोग जाके देख भी सकते हैं और साफ़ सफाई भी उसका बहुत अच्छा है। और रही बात पेयजल पानी के लिए, तो पानी के लिए तो अभी मैं अपने वार्ड की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे सरकारी जगह बहुत कम है क्योंकि मुख्य बाज़ार में है, तो हम लोग जगह जगह जार लगा के लोगों को पानी भी पिला रहे हैं। आपके वार्ड से काफ़ी शिकायतें आ रही है नल जल योजना को लेकर के। लगभग 5-6 आदमी द्वारा KDB लाइव की टीम को कॉल किया गया, समय की व्यवस्था के कारण हम लोग आ नहीं पाए हैं। क्या सही में जो यहाँ का जो नल जल बनाया गया है वो बहुत सारे घरों तक पानी सप्लाई नहीं दे पा रहा है और लोग कह रहे हैं कि ठप पड़ा हुआ है? देखिए ये नल जल योजना जो ठप पड़ा हुआ है ये बात सच है, लेकिन ये सिर्फ मेरे वार्ड नंबर 8 की बात नहीं है, ये पूरे 18 वार्ड में टोटल 27 यूनिट नल जल योजना लगा हुआ है। 2700 यूनिट का जल मीनार से लेके होम कनेक्शन तक सारा कुछ किया हुआ है, लेकिन मामला इसमें फंसा हुआ है कि ऑपरेटर बहाली सरकार अभी तक नहीं दी है। तो अभी हम लोग 10-15 दिन से नगर पंचायत के आंतरिक मद से अभी फ़िलहाल मेंटेनेंस करके काम को अभी रिपेयरिंग करवा रहे हैं और एक टेंडर भी निकाला गया है जिसमें 1 से 18 वार्ड तक सभी वार्डों में नगर पंचायत के द्वारा ऑपरेटर बहाल किया जाएगा। तो जल्द ही 10-15 दिन में जल्द ही वो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके बाद लोगों को पानी मिलना चालू हो जाएगा। हमारा इलाका सीमांचल पहले बदहाली के लिए जाना जाता था, खैर आज भी है, लेकिन तरक्की हमने किया है, इससे भी इनकार नहीं कर सकते हैं। अगर एजुकेशन सेक्टर की हम बात करें तो पहले के मुकाबले अब हमारे बच्चे अच्छे कर रहे हैं। नीट के एग्ज़ाम में बहुत सारे बच्चों ने उत्तीर्ण किया, अच्छे नंबरों से पास किया है। उन बच्चों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो मैं उन सभी बच्चों को मुबारकबाद पेश करता हूँ क्योंकि वो लोग सिर्फ अपने घर के लिए ही नहीं पूरे किसान जिला का नाम रोशन किए हैं और यहाँ के जितने भी युवा हैं सबको एक हौसला भी दिया है कि अगर मेहनत किया जाए तो नीट निकालना भी बहुत आसान है, जबकि बहुत आसान नहीं है। नीट निकालने के लिए बहुत टफ है नीट निकालना, लेकिन उन लोगों ने साबित किया है कि अगर कोशिश किया जाए तो कोई भी काम मुमकिन है। कोशिश किया जाए तो कोई भी काम मुमकिन है, क्योंकि कोशिश करने से ही मंजिलें मिलती हैं और जब हम निरंतर प्रयास करते हैं तो फिर हमें सफलता भी हाथ लगती है। चलिए, एक राजनीतिक सामाजिक सारी चीज़ों से हटकर एक सवाल ये है कि अगर मानकर चलते हैं कि इस वीडियो को आपकी वाइफ भी देख रही होगी, तो उनके लिए स्पेशल कुछ कहना चाहेंगे आप? उनको क्या कहना चाहेंगे? वो आपके सामने में हो और आप बात कर रहे हैं। देखिए मेरी वाइफ जो है बहुत कोऑपरेटिव है, जैसा मैं समझाता हूँ वैसा समझती है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है भाई, बहुत कोऑपरेट करती है मुझे। मैं अभी रात भर आवास का काम चल रहा है, मैं इस काम को लेके रात भर अभी 15 दिन से रोज़ रात में ऑफिस में रहता हूँ, लेकिन बेचारी आज तक कभी कोई सवाल नहीं करती है कि आप इतनी रात तक क्या करते हैं। बस एक बार मैंने बता दिया कि मेरा अभी काम चल रहा है तो मुझे कोऑपरेट करती है, वो कोऑपरेट करती है जी। नगर चेयरमैन वसीकुर रहमान साहब जो प्रतिनिधि है, नगर चेयरमैन प्रतिनिधि है, कैसा रिश्ता है आपका उनसे? क्या लगता है आपको कि जो लोगों को लेकर चलने की एक जो मादा होती है, जो क्या है उनके अंदर, क्या विकास हो पाएगा आपके नज़रिए से? उन्हें आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए वो अच्छे लीडर हैं, लेकिन अभी है क्या स्टार्टिंग है तो थोड़ा अभी जानकारी का अभाव है। तो अभी हम लोग के एक कार्यपालक पदाधिकारी अतीउर रहमान साहब भी आए हुए हैं जो पहले यहाँ एडिशनल प्रभार में थे। तो अभी चेयरमैन और कार्यपालक पदाधिकारी जो हैं और बाकी पार्षद सभी एक टीम बनकर अभी बहुत अच्छा काम चल रहा है। अभी हम लोगों के नगर में लगभग अभी 90 रोड बन चुका है, मतलब जहाँ भी जल जमाव का समस्या था, जहाँ पे नाला का समस्या था, लगभग 90 योजना पे काम किया गया है। बाकी आवास में अभी लगभग कोई ऐसा वार्ड नहीं है कि मेरे वार्ड का तो आवास ही ख़त्म हो गया, बाकी वार्ड का कोई ऐसा आवास नहीं है कि आवास का पेमेंट भुगतान नहीं हुआ हो। और चेयरमैन के द्वारा और कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा भी बार बार बोला गया है कि अगर आप लोग को पार्षद अगर अनदेखा कर रहे हैं या सौतेलापन कर रहे हैं तो आप लोग डायरेक्ट कार्यालय आइए, अपना आवेदन दीजिए, आपका भुगतान हफ्ते दिन के अंदर में किया जाएगा। अगर हम ये पूछना चाहें, अंतिम सवाल है आपसे कि चूँकि अगर इस वीडियो को मान लीजिए कोई हमारे यहाँ के विधायक देख रहे हो, सांसद देख रहे हो, किसी मंत्री तक पहुँच जाए, अवाम देख रहे हो, बहादुरगंज नगर के ऐसे 3 समस्याओं का आप जिक्र करें हमारे चैनल के माध्यम से कि जिन पर काम करना बेहद ज़रूरी है, जो आप लोगों की बस की बात नहीं है, बड़े कामों की जिस पर काम होना बेहद ज़रूरी है, क्या मांगे कर सकते हैं यहाँ के MP, MLA, विधायक और सरकार से?
देखिए, सबसे पहला तो हम यही मांग करेंगे कि बहादुरगंज को अनुमंडल का दर्जा दिया जाए, क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से देखिएगा तो बहादुरगंज जो है किशन जिले का सेंटर है, दिल है। तो जिला यही होना चाहिए था, लेकिन चलिए जिला अगर किशनगंज है तो अनुमंडल तो कम से कम बहादुरगंज को दिया जाए, क्योंकि दीगल बैंक से लेकर टेरागाछ से सभी लोगों को बहादुरगंज होकर ही गुजरना पड़ता है। अगर कोई मान लीजिए सीरियस पेशेंट है, उसको किशनगंज ले जाना पड़ता है। अगर बहादुरगंज एक अनुमंडल हो जाएगा तो सारा चीज़ यहाँ सुविधा हो जाएगा, आपका कोर्ट कचहरी सारा कुछ यहीं हो जाएगा। हॉस्पिटल अच्छा हॉस्पिटल खुलेगा, अच्छा स्कूल खुलेगा, तो एजुकेशन हेल्थ सारा चीज़ में हम लोगों को, यहाँ के लोगों को सुविधा मिलने लगेगी। तो पहला हम यही मांग करेंगे कि अनुमंडल का दर्जा दिया जाए। दूसरा एक समस्या ये है कि जाम को लेके हम लोग थोड़ा बहुत परेशान हैं, खास के झांसी रानी चौक से लेकर अली हुसैन चौक एरिया जो है ये हमेशा जाम में रहता है। तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ से थाना अध्यक्ष, अंचल अधिकारी, प्रखंड पदाधिकारी और कार्यपालक पदाधिकारी के चारों को लेकर एक यहाँ से कमेटी बनाकर एक यहाँ से रिपोर्ट भेजा गया है कि नो एंट्री के लिए सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक नो एंट्री के लिए। तो यहाँ से प्रस्ताव पारित कर एसडीओ साहब को भी भेजा गया। एसडीओ साहब शायद अभी फाइल को डीटीओ साहब के पास ट्रांसफ़र किए हैं, लेकिन अभी वहाँ से अनुमति नहीं मिले ही है। तो हम यही बोलेंगे यहाँ पे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, विधायक जी हो, सांसद जी हो, थोड़ा आप लोग भी ध्यान देकर इस रूट डाइवर्ट को हम लोगों को वहाँ से अनुमति देकर जाम की समस्या को क्लियर करवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यकीनन एक अच्छी बात निकल कर सामने आई कि बहादुरगंज किशनगंज का हृदय स्थली कहा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं, चूँकि ये सेंटर है किशनगंज का। अगर यहाँ से आप ठाकुरगंज जाते हैं तो वही 25 से 30 किलोमीटर, यहाँ से आप किशनगंज जाते हैं तो वही 25 से 30 किलोमीटर, यहाँ से आप टेरागाछ जाते हैं तो वही 25 से 30 किलोमीटर, यहाँ से अगर आप बरबट्टा जाते हैं तो वही 25 से 30 किलोमीटर पूरे बीच में है। और एक बड़ी बात जो निकल कर सामने आ रही है, लगातार दुर्घटनाएँ हो रही है। किशनगंज से बहादुरगंज का जो ये रास्ता है, हालांकि इसको वन वे है, सरकार द्वारा इस पर स्वीकृति किया गया, लेकिन बड़े बड़े जो गाड़ियां के चलने से जगह नहीं बच पाता है और लगातार दुर्घटनाएं होती है। परसों भी बड़ी जान की किसी की जान चली गई, फिर आज भी डेथ हुआ है। लगातार दुर्घटनाएं हो रही है। हम चाहेंगे कि सरकार और प्रशासन को इस पर ध्यान देकर बड़ी गाड़ियों को चलने का एक नियमावली तय करना चाहिए। हम विदा लेना चाहेंगे, आपसे गुजारिश करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबा रहे। हमारे साथ थे प्रिंस आजम साहब, बहादुरगंज के नगर पंचायत के वार्ड नंबर 8 के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि प्रिंस आजम। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।